हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज के प्रोग्राम में दो बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। वो भी चीन में मौजूद हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार तो चीन में मौजूद थे, लेकिन उनके साथ जनरल आसिम मुनीर भी वहाँ पर मौजूद है। जनरल आसिम मुनीर की वहाँ पर मसरूफियात क्या हैं और उनकी चीन में मौजूदगी अहम क्यों है, इसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर बड़ी अहम डेवलपमेंट, बड़ी इसका जिक्र हो रहा है, वो है पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी लाहौर। और लाहौर में आपको पता है कि पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी दरियाए रावी के किनारे है, जहाँ पर मुतअद्दिद इस सोसाइटी के इस हाउसिंग स्कीम के मुतअद्दिद घर जो है वो डूब गए। लेकिन क्या कानूनी तौर पे पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के पास तमाम लवाजमात पूरे हैं? असल अंदर की कहानी क्या है, इसके ऊपर बात होगी। तो आइए बातचीत का आगाज करते हैं। जी शाहजी, खैरियत से हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज बड़े हशाश वशाश लग रहे हैं आप, और ऐसे लगता है जैसे आप भी चीन का चक्कर लगा आए हो। आप नहीं गए शाहजी कवर करने? यार नहीं, मैं नहीं गया। उसकी वजह ये है कि चीन में मुझे लगता है कि और भी कोई भी नहीं गया। अच्छा, पाकिस्तान से कोई साफ ही नहीं गए? मेरे पाकिस्तान से नहीं। वैसे अगर जाता तो मैं वहीं चला जाता, कोई ऐसी इशू नहीं था। क्योंकि मैं देख रहा था इंडिया के काफ़ी जो है वो साफ़ी वहाँ पे मौजूद थे और कवरेज कर रहे थे। जी, पाकिस्तान तो की तरफ से नहीं पाकिस्तान गया की तरफ से मुझे कोई नज़र नहीं आया। अच्छा, मेरा ख्याल था कि मैं जाऊं। और दो बातें उसमें हुई। एक तो ये था कि त्याजिन में है, बीजिंग शहर में नहीं है। बीजिंग शहर में कोई कनेक्शन चल जाता है ना। अच्छा। वहाँ पर पाकिस्तानी है। त्याजिन के बारे में मुझे इल्म नहीं था। और दूसरी ये है कि उसकी एक्रेडिटेशन होती है, वो भी कोई थोड़ी सी लेट हो गई। अच्छा। यानी कि मैं अप्लाई नहीं कर सका, तो फिर मैं नहीं जा सका। तो पहले हुकूमत ले जाती है मेरा ख्याल है? नहीं, हुकूमत नहीं। अच्छा। नहीं, हुकूमत खैर लेके जाती रही होगी। मैं तो आपको पता है जब हिंदुस्तान भी गया था तो मुझे जियो ने पैसे दिए थे। अच्छा। किसी हुकूमत नहीं, अक्सर ये जो इम्प्रेशन जाता है ना कि हुकूमत जो है वो सरकारी दौरों पे साथ ले जाती है, लेके भी साफ़ियों जाती को। है। ये इम्प्रेशन भी ठीक है। मैं कुछ अरसा पहले किसी हुकूमत ने, मैं नाम बताना अच्छा नहीं, मुझे उन्होंने उनके किसी वज़ीर ने फ़ोन किया कि हम अमेरिका जा रहे हैं तो हम आपको ले जाते हैं। किसी, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत थी या निगरान छोड़े, थी? जिसकी भी अच्छा- निगरान थी या वो बस थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हम उन्होंने बड़ा एक जुबानी फिक्र, उन्होंने कहा कि देखें अगर हमारे लिए कोई खिदमत है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप के कोई बार का तो मैंने उनसे बड़े अदब से कहा, मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, मैंने अगर जाना हुआ तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लूँगा, या अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हुए तो जेब से खर्च कर लूँगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने एक वो था। तो खैर ये होता है। ये बड़े हेलीकॉप्टर ग्रुप यहाँ पर मौजूद था, मशहूर था मियाँ साहब के साथ। खान साहब जो है अपने लोगों को जहाज़ों पे सैर कराते रहे। हाँ, उनके बारे में भी था कि वो तो पहले ही डेलीगेशन से पहले ही चले जाते थे। जी, वो तो आपको पता है वो पैसेंजर लिस्ट भी आ गई। वो उनको खान साहब अपने साथ भी लेके जाया करते थे, लेकिन वो एडवांस पार्टी भी भिजवा देते। मियाँ साहब का बड़ा मशहूर था कि वो भी साफियों के साथ जो है साफियों के साथ तो साफी बड़ी यशी करते रहे। मतलब हम तो वो लोग हैं, कोशिश करते हैं अपने पैसे खर्च कर लें। ज़्यादातर मेरी होती है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन खर्च करे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी पे जा रहे हैं तो ये बनता नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, मैंने जब कहा, जहाँ भी कहा, मेरी बड़ी मैं बड़ा ऑनर हमेशा करते हैं कि वो हमेशा उन्होंने मुझे अप्रूव किया। मैं जहाँ पे भी कहा कि मैंने फलां जगह जाना है, इन्होंने हमेशा अप्रूव किया और मुझे मुनासिब जो जिसे कहते हैं ज़ादेरा वो भी फ्राहम किया। खैर चीन में त्याजिन में पहली तो इंगेजमेंट थी SCO की, शंघाई ताउन तंजीम की, जिसमें सदर पुतिन भी थे, शी जिनपिंग भी थे, 26 ममालिक के कोई सरबराहान मुमलिकत और 10 के करीब सरबराहान मुमलिकत आए ना। खैर वो उस पर हम डिस्कस कर चुके। खबर वो नहीं है। खबर ये है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। हाँ। नॉट पर्टिकुलरली इन SCO, लेकिन चीन में मौजूद थे। ठीक है, जो साइट पे मुलाकातें हुई उनमें मौजूद थे। अच्छा, अब एक और भी है कि वो SCO तो ख़त्म हो गई। अब SCO के बाद पाकिस्तान का एक बायलैटरल दौरा, यानी कि दो तरफा दौरा इस वक्त चल रहा है। ठीक है। और ये आगे चलेगा, 4 तारीख तक चलेगा। 3 सितंबर को चीन की
एक चीन ने जंग जीती थी जापान के खिलाफ। जापान ने, आपको याद है ना, 1937 में एक कब्जा कर लिया था, फिर चीन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जी सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो चीन ने जापान को शिकस्त दी थी। तो 15 अगस्त 1945 है गालबन को चीन ने सरेंडर पे मजबूर किया था जापानी फोर्सेस को, और 15 अगस्त को उन्होंने सरेंडर किया। 2 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया कि जी हम शिकस्त तस्लीम की, और 3 सितंबर को वो साइन हुए, जिसे कहते हैं ना कि इनकी यहाँ से विड्रॉल साइन हुआ। तो 3 सितंबर जो है वो चीन में वॉर ऑफ जो है, जिसे कह लेना विक्ट्री डे के तौर पे अच्छा याद किया जाता है। तो जो 3 सितंबर की एक एनुअल बुनियादों पे एक होती है परेड। अब उस परेड के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी दावत दी गई है, और उसमें आर्मी चीफ जो है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी होंगे। लेकिन ये तो एक तकरीब है ना, ये बात अहम नहीं है। अहम बात ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर है वो वज़ीर आज़म के साथ है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ज़ाहिर लीड तो प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर का और पॉलिटिकल क़यादत का चीन में होना बड़ा अहम है, और इस वक्त पे होना जहाँ पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन वो भी वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, वो भी विक्ट्री डे परेड में वो भी गालबन वहाँ पर होंगे। आज जिस वक्त मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले व्लादिमीर पुतिन की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, और आर्मी चीफ भी बाद में जो डेलीगेशन लेवल पे जो लोग मिले उसमें आर्मी चीफ भी थे। अच्छा, फिर इससे पहले सदर शी जिनपिंग, यानी कि चीन के सदर हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। अगर दुनिया में अमेरिका के सामने कोई मुल्क है तो जिसने टेक्नोलॉजी के ग्राउंड में, एडवांसमेंट के ग्राउंड में, मईशत के ग्राउंड में अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया, वो चीन है। तो चीनी सदर शी जिनपिंग से जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और बाकी लोगों की, उसमें भी आर्मी चीफ है। अच्छा, अब आर्मी चीफ, एक तो हमारे यहाँ आर्मी का, मिलिट्री का एक पॉलिटिकल रोल है, अनडिनाइबल बात है, और हम उस पर तनकीद करते होते हैं। लेकिन एक वो दुनिया में एक तो है ना कि हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं, और हम अपने आप ठीक करने के लिए बात करते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारे पॉलिटिकल जो अदारे हैं वो मजबूत होने चाहिए, सियासतदानों को लीड करने। लेकिन दुनिया आपको कैसे देखती है? दुनिया ये देखती है कि पाकिस्तान में अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैन है तो वो आसिम मुनीर है, ठीक है। और आसिम मुनीर खाली वो पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग मैन नहीं देखते, वो इस रीजन का स्ट्रॉन्ग मैन, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर हों, चाहे वो जनरल बाजवा थे, या मतलब जो आर्मी चीफ होता है, और कौन कौन से मुल्कों के वाले से वो पाकिस्तान को बड़ा रेलिवेंट समझते हैं, पाकिस्तान आर्मी को। एक तो पाकिस्तान है ही है, अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, और टू सम एक्सटेंट इंडिया के हवाले से भी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इतना पावरफुल है, या उसका मसल इतना पावरफुल है, उसके नीचे इतना सिस्टम बहुत बड़ा है कि उसकी बनाई हुई पॉलिसी या उसका दिया हुआ ऑर्डर काबुल तक असर होता है, तेहरान तक असर होता है। और जब पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ होता है, या इवन इन द जिसे कहते हैं पीस टाइम्स भी, वो दिल्ली जो है वो भी देख रहा होता है कि पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेडिशनल एक हुआ है ना कि आर्मी मजबूत रही है, और हमने देखा कि कई मौके पर विजिबली भी नज़र आया कि आर्मी ने, या आर्मी चीफ होता है माजी में, उसने डोमिनेट किया है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को डोमिनेट किया। अभी तो सिचुएशन ही ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गई ना, अभी तो हम पॉलिटिकली हम बड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन इनका, यानी कि द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ दिस कंट्री हु हैज़ यू नो इन्फ्लुएंस। अभी सिग्निफिकेंस क्या है आर्मी चीफ? डिफरेंस ये है, मौजूदा डिफरेंस ये है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है
उनको अमेरिका और अमेरिकी सदर उन्होंने बड़ा रिगार्ड किया, लंच पे बुलाया, लंच पे बुलाया, अनप्रेसिडेंटेड, कोई उसकी एग्जांपल नहीं मिलती। आर्मी चीफ्स को नहीं बुलाया जाता, आर्मी चीफ को नहीं बुलाया जाता। अब आर्मी चीफ को लंच पे बुलाने का क्या मतलब है कि बेसिकली वो आर्मी चीफ को खाली पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ट्रीट नहीं कर रहे, वो उस बंदे को ट्रीट कर रहे हैं जो कि इस रीजन का है। और आपको ये भी पता होगा कि वो जो मीटिंग हुई थी उसमें ईरान का मामला भी ज़ेर बहस आया था। बिल्कुल, ट्रंप ने बाहर आके यही कहा था, बाहर आके कहा। और आपको पता है कि उस मीटिंग के बाद जो आर्मी चीफ है वो तेहरान उतरे थे, और फिर तेहरानी जो सदर हैं वो पाकिस्तान भी है। वो तो पहले बात हो गई ना। लेकिन आप देखें ना कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो उसको अमेरिकी सदर बुला रहा है खाने पे और ईरान के मौजू पर बात कर रहा है, और बेसिकली वो सिग्नल दे रहा है कि ईरान के साथ जो चीज़ें आप जो है वो नेगोशिएट करवाएं, यही सिग्नल है ना। फिर पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारजा, उनकी भी रोबियो से मुलाकात हुई, सेक्रेटरी रोबियो से जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनके, तो उसमें भी यही बातें हुई। तो पाकिस्तान का जो ये जो इसमें स्ट्रेटेजिकली बड़ा सेंट्रल रोल है जो मौजूदा हालात। अब अगर वो चीन जाते हैं तो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तो ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान का चीन के साथ भी बड़ा ताल्लुक है। तो मैं व्हाट आई सी इज़ कि ये जो अमेरिका चीन मुखासमत है उसमें भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को किरदार अदा कर रहा है, समथिंग इज कुकिंग अप। आप देखिए रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ तो अलास्का में मुलाकात भी हुई ना डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये जो चीज़ें हैं पर्टिकुलरली मैं चीन के वाले से, चीन और पाकिस्तान और चीन और अमेरिका, अगर अमेरिका और चीन की सुलह हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होता है। अगर ईरान से पाबंदियाँ हट जाती हैं, और आप देखें ईरान ने बयान दिया है कि हम आलमी बरादरी से जोरी इशू के ऊपर भी बात करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर ये होता है तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये बड़ा होगा। यानी कि यानी कि अगर आप मुझे कहें कि पाकिस्तान आर्मी का या हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज का, ISI का, बाकी एजेंसियों का सियासत में रोल, तो आपको मेरी उसके ऊपर स्टैंडर्ड एक पोजीशन है कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादती करते हैं अपने प्रोफेशन के साथ। लेकिन ये एक तो है ना कि हम अपने अंदर अपना हाउस ऑर्डर करें, वो तो हम नहीं कर पा रहे ना, वो मैं और आप नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। अच्छा लगे बुरा लगे, सारी सियासी जमातें लेटी हुई हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है या उनकी पावर है उसको एक्नॉलेज कौन कर रही है? वर्ल्ड पावर कर रही है। और अगर पाकिस्तान एक रोल प्ले करता है चीन, अमेरिका में या ईरान और उसमें, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा शाह जी, मुझे ये याद आ गया वाक़या 70s का था गालबन, जब हेनरी किसिंजर जो है वो पाकिस्तान आए थे और खुफिया दौरा जो था उन्होंने किया, पाकिस्तान से वो गए, चीन गए थे, और उस टाइम भी पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था। लेकिन एक हैविंग सेड दैट, हम तो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अहमियत के हवाले से, लेकिन मैं इंडियन मीडिया भी देख रहा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे थे मोदी के चाइना के विज़िट को। एक तो वो 7 साल बाद चाइना गए हैं, फिर जिस तरह से मोदी अपना एक पोस्चर वो करता है कि वो शायद इस ग्लोबल साउथ में वो भी एक बड़ा लीडर है, तो उसके कल इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से दे रहा था कि भारत जो है वो अमेरिका को दिखाने के लिए कि हमने नए रास्ते चुन लिए हैं और ग्लोबल साउथ की तरफ। तो ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन का जो एक ताल्लुक़ है उसके साथ साथ अब भारत भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करते हुए चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, और ये मुमकिन है या नहीं है? वैसे आपका क्या ख्याल है? नहीं, भारत ने तो चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दिया ना, वही आगे चली गई है बात। हाँ। ठीक है, मुझे जो लगता है ना कि, और मेरा इस बात पे फेथ है, ईमान है जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोग मेरी इस बात को पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे किसी बात, अपने अंदर जो बात है वो कहने में डर नहीं है, क्योंकि हम किसी से कोई फ़ायदा, पैसे फ़ायदा, मफाद तो नहीं लेते। हम तो बात वो करनी है जो हम फील करते हैं, तजर्बे के साथ, पढ़ के, लिख के, लोगों से मिल के। सबसे अहम बात है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, ईरान, चीन, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान, ये एक ख़ित्ते में रहते हैं, ये एक दूसरे के नेचुरल अलाय होंगे। आज हों, 10 साल बाद हों,
50 साल बाद हो, जिस तरह यूरोप आपस में लड़ता रहा है। देखे ना, दीवारें बर्लिन बनी हुई थी, जर्मनी के 2 ख्याल थे, विद इन दी जर्मनी भी पूरा यूरोप तकसीम था। अल्टीमेटली उन्होंने क्या लड़ लड़ के क्या सीखा कि हमने साथ रहना है। तो हम भी, ये इट विल टेक टाइम, हम सीखेंगे, हम नेचुरल अलाय हैं। और जिस दिन हम ये सीख गए सारे, आप तो और हम ये यहाँ पर बैठ के तो अक्सर हम कहते हैं ना कि जी वो इंडिया ने ये कर दिया और मोदी साहब ने ये कहा था, ठीक है उनकी भी पॉलिसी है, हमारी भी पॉलिसियाँ कोई बैकग्राउंड जाए तो अच्छी नहीं है, उनकी भी ज़ाहिर नहीं है। ये टिट फॉर टैट ही, हम एक दूसरे को, हम इंसान के तरीके से या तहजीब याफ्ता मुल्कों के तौर पे तो नहीं रहे, हम भी वहाँ पर पत्थर मारते रहे, वो भी हमें मारते रहे। अच्छा शाह जी, वैसे मैं ये समझता हूँ कि हम नेचुरल अलाय नहीं है, भारत के साथ खास तौर पे नहीं है। उसकी वजह है कि आप सदियाँ उठा के देख लें, पिछली जो तारीख़ है उसमें हिंदुस्तान के ऊपर जो मुसलमानों ने हुकूमत की है, जो दूसरी कौम है जो हिंदू उसकी, वो ये समझते हैं कि मुसलमान गासिब हैं। और ये जो उनकी, ये आज से नहीं है सोच, ये सदियों से एक उनके अंदर जो बैठती आई है ना, तो वो जो आप बात कर रहे थे ना कि नेचुरल अलाय वाली, वो बात उनके किसी तौर के ऊपर भी, उनके सब कॉन्शियस में भी जो है वो नहीं बैठती। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक नफ़रत है या तअस्सुब है मुसलमानों के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे वो बनाया गया जो भी, तो उस बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तान और भारत कभी भी नेचुरल अलाय नहीं होंगे। और आप, ये हो सकता है आप ठीक हो, मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कभी भी पाकिस्तान और भारत जो है ना वो नहीं कर सकते आपस में। अच्छा चले, ऐसे ही होगा, मैं नहीं आपसे कंटेस्ट करता, लेकिन मैं 2-3 एक रेफरेंस दे के मेरे ख्याल में आप भी दीजिएगा इस पर। मेरा ये ख्याल है कि देखें, 1000 साल तो हम इकट्ठे रहे ना, 1000 साल से ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कम से कम 1000 साल की नॉन हिस्ट्री तो है ना हमारी, इकट्ठे ही रहे हैं। और मुसलमान अकलियत ने हिंदू अक्सरियत पर हुकूमत की, ये भी एक फैक्ट है, और बड़ा पुरअमन रहा। ये तो अंग्रेज आ गए ना बीच में, और हम इकट्ठे रहते थे। तो तारीख तो ये साबित करती है कि आप इकट्ठे रह सकते हैं, ठीक है। और अगर अंग्रेज ना आए होते तो ये बवजह मजबूरी रहे हैं ना। कैसे, क्या मतलब वो उस टाइम रूलर थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, जो दूसरा मजहब है, हिंदू मुसलमानों के या हुक्मरानों के खिलाफ जब जब उनका बस चलता था वो करते थे। जो रूलर थे वो तो अकलियत थे ना, मुसलमान अकलियत नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, तो वो इकट्ठे रहे हैं तो बवजह मजबूरी रहे हैं, उनके पास और कहीं जाने के वो था नहीं। अदरवाइज अब तो 2 मुल्क हैं, अलग-अलग हैं, तो ऑप्शंस हैं उनके पास। अब देख लें, भारत की मिसाल देख लें, जब तक ये एक जो मौजूदा ये हुकूमत है, ये या जो अब माइंडसेट पनप रहा है वहाँ पे भारत में, वहाँ पे मुसलमानों के लिए जगह तंग होती जा रही है। अच्छा फ़खर, तो मैं ना बड़े अदब से कहूँगा कि ये हमारी गलत सोच है कि मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान में कितने मुसलमान हैं? हम कहते हैं, जो जिसके ऊपर सवाल है कि जी हम कहते हैं 24 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान से डबल मुसलमान वहाँ पर हैं, ज़्यादा है ना वहाँ पर मुसलमान हमसे। वहाँ पे मुसलमान प्रेसिडेंट भी आए हैं, वो जब तक आए हैं, आप बताएं ना। उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को या वो जो है वो गलत कहते हैं, वो तो सदर और वजीर आजम और गालिबन स्पीकर भी वो कभी एक रिलीजन के नहीं होंगे, कोई इस तरह का है। तो कमिंग बैक, तो वो जो लड़ाई हुई ना, वो तो आ गए ना, ब्रिटिशर्स आ गए, इस पूरी एक तारीख है उसको कम करके। वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पर, हमने खुले हाथों से उनको इस्तकबाल किया था, मामला ख़त्म हो गया था। कारगिल हमने कर दिया था, हमारे अंदर से ये बार फिर उसको वो कारगिल की तरफ आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देखें इस टाइम सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है। देखें अभी मोदी ने एक कानून पास किया जिसका नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव, जो इनका कोई कहते हैं कि जिसको वेरीफाई करने के लिए। तो ये देखें आप सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों के वहाँ पे वोट ख़त्म किए जा रहे हैं, वहाँ पे औकाफ ख़त्म कर दिया गया, ये सारे सिस्टमेटिक तरीके से ये एक वो किया जा रहा है, जिससे मैं आपकी बात वो कर रहा था। एक पार्टी का एक लीडर, इस टाइम मेजॉरिटी है एक पार्टी की, और वो तो दूसरों को, जो सेक्युलर इंडिया को, वो मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं ये तो हिंदुस्तान के खिलाफ ही। फखर मेरी जान, मैं ये कह रहा हूँ, आज फर्ज करें, मैं एक बात कर रहा हूँ, आज फर्ज करें यहाँ पर जमात इस्लामी की हुकूमत आ जाती है, फर्ज कर लें,
या जमात इस्लामी JUIF की हुकूमत आ जाइए या MMA की हुकूमत आ जाती, फर्ज करें, उन्होंने खास एक अपने माइंडसेट के तहत लेनी थी। शायद ये कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी वोटर है ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार है एज़ कम्पेयर टू जो भारतीय वोटर्स हैं उनसे। आप देख लें 70-75 साल हो गए यहाँ पे पाकिस्तान में किसी जो रिलीजियस, जो ख़ास तौर पे राइट, एक्सट्रीम राइट वाले हैं, उनको कभी हुकूमत में लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वहाँ पे भारत में इस टाइम, वहाँ पे ये पिछले 14 साल से वो बार बार उनको हुकूमत दे रहे हैं। वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म रिलीजियस हो या माइंडसेट के हवाले से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान है। डेमोक्रेसी के हवाले से यहाँ पे बातें होती हैं, लेकिन आज तक जो है लोगों ने कभी रिलीजियस उसको पार्टी को हुकूमत में नहीं लाया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी बेहतर है वहाँ पे। आपके ये जो दलील है ना, इसमें वजन है। मैं इसको एडमिट करता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने मजहबी जमातों को मतलब इक्का दुक्का कोई वो करके वो दे देते हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब इसमें वजन है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोक्रेसी का भी कंपैरिजन कोई नहीं है। नहीं, वो डेमोक्रेसी हमारे और जो सोसाइटी डेमोक्रेटिक अप्रोच है ना हमारी सोसाइटी में ज़्यादा वो है। आप देख लें सिंध में जाएं, वहाँ पे एक डिफरेंट उसके साथ माइंडसेट के साथ लोग वहाँ पे वोटिंग का अपना राइट, ये और बात है, बाद में धांधली या ये जो कुछ होता है, लेकिन अवाम जो है ना वो उसमें एक है, मैं समझता हूँ ज़्यादा शऊर है जमहूरियत के हवाले से एज़ कम्पेयर टू जो इंडियन सोसाइटी है। चले खैर, इस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारी तो जमहूरियत भी पूरी नहीं है ना। हमने तो कंट्रोल जमहूरियत देखी है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि ज़्यादा शऊर है, ये तो कंट्रोल्ड है। रिजल्ट नहीं, शऊर लोग तो अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करते हैं और हमेशा से जो वो समझते हैं बेहतर उसके हक में। अब बाद में वाला जो एक प्रोसेस है उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं और उसके ऊपर बहस भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरह से लोगों का मेरी बात बीच में कट कर ली ना आपने अपनी बात बनवाने के लिए कि वाजपेयी यहाँ पर आए थे, सुलह हो गई थी, कारगिल कर लिया। बाद में जिस मोदी साहब को हम बुरा भला कहते हैं वो भी आपके घर में चल के आए थे। आपने पूरी कैंपेन चलाई थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, आपने साजिश की थी, ठीक है, किसने की थी? और जब वो मोदी यहाँ पर आए तो एक हफ्ते के बाद पठानकोट हो गया। ये क्या है? या मुशर्रफ के दौर में चीज़ें तय हो गई थी, पीपल्स पार्टी के दौर में चीज़ें तय हो गई थी इंडिया के साथ, तो मुंबई अटैक हो गया। तो उन्होंने भी बड़े गंद किए हुए और हम भी माशाल्लाह से वो पूरे। तो मेरा ये ख्याल है टाइम विल टेल, इस पे बात होती रहेगी, हम बात करते रहेंगे, नई चीज़ें खुलती रहती हैं। खैर, मुझे ये बताएं कि हम इंडिया पाकिस्तान पे चले गए, ये फरमाएं कि लाहौर में एक हाउसिंग सोसाइटी है, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी, और इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं हमारे वफाकी वज़ीर अलीम खान साहब, जो कि एक टीवी चैनल के भी मालिक हैं, समा टीवी के भी मालिक हैं, ऑल द रिस्पेक्ट। लेकिन उनकी हाउसिंग सोसाइटी के बहुत सारे घर जो हैं वो दरियाए रावी में डूब गए, और लोग सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है। टीवी चैनल्स के ऊपर कोई बात नहीं करता क्योंकि ज़ाहिर है वो भी टीवी चैनल के मालिक हैं, और मीडिया इंडस्ट्री एक दूसरे के ऊपर बात नहीं करती। आपने कुछ चीज़ें की हैं, कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरे पास भी है, तो आप बताएं कि ये क्या है? हाउसिंग सोसाइटी के पास क्या, उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि हमारे पूरे जो तमाम NOCs हैं वो पूरे हैं। तो ये बताएं कि क्या असल कहानी क्या है, इन्होंने वाकई तमाम NOCs पूरे लिए हमें? अच्छा शाह जी, इस तरह है, जब ये सैलाब आया ना तो उसके बाद दो तरह के इल्ज़ामात लगे इनके ऊपर। पहला इल्ज़ाम ये लगा कि इनको इमरान खान ने अप्रूवल दी थी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से। दूसरा इल्ज़ाम जो है वो प्रो इमरान वाले वो ये लगा रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने तो इनको अपने से अलहदा कर दिया था, इसी वजह से हाउसिंग सोसाइटी की वजह से इनको जो अप्रूवल दी गई है और जो NOCs जारी किए गए हैं और जो हाउसिंग सोसाइटी की पूरी मंजूरी है, ये मौजूदा हुकूमत नून लीग की और उससे पहले जो मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट थी, जो इंटरम जो सेटअप था उसने दिया। तो उसके बाद ये अलीम खान को फिर वीडियो स्टेटमेंट देना पड़ा अपना, जिसमें उन्होंने पूरी तफसील के साथ बताया कि 2006 से हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने ये ली थी। उसके बाद जो है ये सियासत में आने और इमरान खान को भी ज्वाइन करने से पहले ही इन्होंने ये जो अपनी हाउसिंग सोसाइटी थी वो किया, और उसके साथ साथ ये सियासत के आने के बाद उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं किया। साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके तमाम NOCs LDA से लिए हुए हैं, वापडा से लिए हुए हैं, सुई गैस से, ये सारे जितने रिक्वायर्ड होते हैं वो दिए हुए हैं। अब इस पे फिर मैंने ये सोचा कि ज़रा इसका चेक किया जाए क्या वाकई ये हाउसिंग स्कीम जो है वो मंजूर शुदा है स्कीम या नहीं, क्योंकि ये जिस एरिया में है वो एम्बेट है रूडा का, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का है।
तो जब ये इमरान खान ने हाउसिंग जो ये अथॉरिटी बनाई थी रूडा, उसके बाद से, क्योंकि वो भी खुद जो रूडा इटसेल्फ था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें उन्होंने ये कहा था इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो रिवर बेड के ऊपर जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, ये कल को कोई भी सैलाब आया तो ये बड़ा मुश्किलात होगा। उस टाइम मैं समझता हूँ जैसे शायद करीम थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और वैलिड ऑब्जर्वेशंस दी थी और रोक दिया था मामले को। इमरान खान की हुकूमत ने बजाय इसके कि इंट्रा कोर्ट अपील में जाने के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही मामला ले आए और यहाँ पे अपील दायर की, और वहाँ पे उनके जो फेवरेट थे जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उन्होंने इनको जो है वो इजाज़त दे दी कि ठीक है जितनी ज़मीनें एक्वायर हो चुकी हैं उसके ऊपर आप शुरू करें। खैर, ये अलीम ख़ान ने ख़ुद भी अपनी जो वीडियो स्टेटमेंट है उसमें ये बताया कि इमरान खान का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लानी थी, ये सारा कुछ जो है मैंने इसमें कोई इन्फ्लुएंस वो नहीं किया, इस्तेमाल किया, और मेरी हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव्ड है। तो इस पे मैंने जो रूडा की अपनी वेबसाइट है उस पे जाके, क्योंकि उस पे जो अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उनकी फ़हरिस्त दी हुई होती है सारी। अब वो जो मैंने अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ की फ़हरिस्त देखी, उसमें ऑफिशियल जो इनका रिकॉर्ड है उसमें 8 हाउसिंग सोसाइटीज़ मंजूर शुदा हैं, बाकी कोई मंजूर शुदा नहीं। उसमें पार्क व्यू है? उसमें पार्क व्यू नहीं थी। अब मेरे लिए जेन्युइन एक सवाल था कि यार ये तो जो अलीम ख़ान एक दावा कर रहा है कि ये उनकी हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव्ड है और तमाम उनके पास NOCs हैं, इसमें तो आ ही नहीं रहा। फिर मैंने उसके साथ ही जो रूडा है उनके पूरा रिकॉर्ड में है 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक है प्रोविजनल, जो प्लानिंग की अप्रूवल दी जाती है कि किसी ने, लेट्स सपोज आपने एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करनी है, तो आप एक पूरा प्लान कि मैं इतने कनाल ज़मीन लूँगा, इस पर ये होगा, मेरी इतने कमर्शियल प्लॉट्स होंगे, इतने रेजिडेंशियल होंगे, वो पूरा एक प्लान देना पड़ता है, वो प्रोविजनल उसका प्लान मंजूर किया जाता है। दूसरा स्टेज ये आता है कि उसके बाद आप टेक्निकल जो है वो अप्रूवल लेते हैं कि फ़लाँ जगह पे अगर कोई नाला गुज़र रहा है तो ये उसके लिए होगा, फ़लाँ रिवर के जो उसमें अगर बंद बांधना है उसके लिए ज़मीन अलॉट की जाएगी। तो ये टेक्निकल जो अप्रूवल होती है ना, वो रूडा दूसरे स्टेज पे देता है। तीसरे स्टेज पे फाइनल सैंक्शन होती है। तो अलीम ख़ान की जो हाउसिंग सोसाइटी है वो टेक्निकल स्टेज पे ही रुकी हुई है। वहाँ टेक्निकल जो है वो इनको अप्रूवल दी गई है विद सर्टन रिकमेंडेशंस और रिक्वायरमेंट, फ़ाइनल सैंक्शन अभी तक नहीं हुई। फिर मैंने अलीम ख़ान को सवालनामा भेजा और 2 दिनों से जो है वो मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि उनसे उनका वर्जन ले सकता, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर रूडा के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे आपने कॉल करने की कोशिश कॉल भी की, मैसेज भी किया, व्हाट्सएप किया, तो वो नहीं उनकी तरफ से कोई जवाब आया। रूडा के स्पोक्स पर्सन से मैंने बात की और उनसे पूछा कि ये जो अलीम ख़ान की हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मीडिया और सोशल मीडिया पे, मीडिया तो नहीं सोशल मीडिया पे ही चल रहा है कि ये इन्होंने इमरान ख़ान के दौर में अप्रूवल ली है या उन्होंने इनको अप्रूवल दी थी या मौजूदा हुकूमत नून लीग की इन्होंने दिया है, असल हकीकत क्या है। रूडा के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये बताया है कि ये टेक्निकल स्टेज के ऊपर है इस टाइम। जो रूडा की तरफ से जब ये लेकर आए थे 11,000 कनाल ज़मीन, बहुत बड़ी ज़मीन है, वो उसके लिए रूडा की तरफ से सर्टन रिक्वायरमेंट्स इन्होंने पूरी नहीं की हुई थी। अब उस रिक्वायरमेंट में एक चीज़ ये थी कि जो रावी रिवर बेड है उसके ऊपर भी इनकी ज़मीन एक्वायर की हुई थी। वो कुछ चंद सौ कनाल ज़मीनें वो थी। एक तो वो इन्हें वेकेट करनी पड़ेंगी, अगर इनकी डेवलपमेंट भी हो चुकी है और सारा कुछ, तो वो इनको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा ये था कि जब तक हमने जो रूडा की तरफ से जो ड्रेनिंग सिस्टम है, वाटर ड्रेनिंग सिस्टम है कि दरिया से जो पानी आता है उसको रोकने के लिए बंद पूरा रूडा नहीं करता, तब तक ये फ्लड की प्रोटेक्शन का काम ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का अपना होगा। यानी रूडा जब बनाएगा तो उसके बाद ये रूडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन उससे पहले हाउसिंग सोसाइटी आर्जी तौर के ऊपर बंदोबस्त खुद करेंगे, वो इन्होंने नहीं किया। फिर उसके साथ साथ जो तीसरा था कि ये जितनी भी इन्होंने जो प्लॉटिंग और उसके हवाले से किया है कि कितनी लिमिट या जो रिवर बैंक है उससे कितनी दूरी पे होना चाहिए, ये सारी टेक्निकलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स थी, रूडा ने इनको दी हुई हैं। 2023 में उनके एम्बेट में आया, आज तक इन्होंने मुकम्मल नहीं की वो रिक्वायरमेंट, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनकी टेक्निकल प्रोसेस के ऊपर ही मामला अटका हुआ है। यानी जो इनकी हाउसिंग स्कीम है, पार्क व्यू हाउसिंग स्कीम, इन्होंने जो प्लान दिया हुआ है शाहजी, 17,238 रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 1603 कमर्शियल प्लॉट्स और 18 जो है वो पब्लिक बिल्डिंग्स,
ये बनाने का, यानी एक ह्यूज और एक मेगा प्रोजेक्ट है हाउसिंग का। 11,000 कनाल से ज़्यादा अगर इसको मार्केट वैल्यू और उसके हवाले से देखा जाए तो ये सैकड़ों अरब, हज़ारों अरब तक जो है ये एक प्रोजेक्ट है, और उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स अभी तक टेक्निकल जो है वो अप्रूव नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो एक इम्प्रेशन मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जा रहा है कि ये अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, फ़लाँ गवर्नमेंट ने दी, इमरान खान ने दी, किसी ने अभी तक नहीं दी हुई। तो ये असल कहानी है। बताऊं, हाँ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जिस जगह पे पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी है ना, जिस जगह पे ये लोग डूबे हैं, लोगों के घर डूबे हैं, आपको पता है यहाँ पे DHA रावी के नाम से एक रेजिडेंशियल मंसूबा लेके आ रहा था। कब की बात है? पुरानी बात है। अच्छा। ये इस वाक़े से पहले की बात। अच्छा। लेकिन उन्होंने DHA रावी का मंसूबा स्क्रैप कर दिया। उन्होंने कहा हमने नहीं बनाना यहाँ पे, कि ये दरिया के रास्ते कि ये दरिया के किनारे है। अच्छा, क्यों कर दिया? ये ज़मीन थी हबीब रफ़ीक की, कमोबेश कहते हैं 25,000 कनाल। कितनी? 25,000 कनाल। वो उन्होंने DHA को दे दी थी कि जी आप इधर बनाएं, जो GHQ का एक AG ब्रांच। हाँ, ठीक है, एडजुटेंट जनरल, एडजुटेंट। ये जो DGISI है ये गालबन AG, एडजुटेंट इससे पहले इधर AG आए थे थे। ना। ठीक है, तो वो जो AG होता है ना, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ये ISI चीफ जो है AG थे पहले, वो तमाम अपने DHA का भी इंचार्ज वो AG होता है। तो इस डिपार्टमेंट में, एडजुटेंट जनरल डिपार्टमेंट में ये मंसूबा आया, और इंडिपेंडेंट जो अर्बन प्लानर, टाउन प्लानर्स जो होते हैं, उनको भी ये दिखाया पेश किया गया कि असेसमेंट दें। उन्होंने कहा जी यहाँ तो बन ही नहीं सकती, ये तो रावी की जो पानी का बहाव है ये अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, कि भारत कभी छोड़ दे तो फिर डूब गया पूरा। यार इट इज नॉट अबाउट भारत, इट इज पानी की कमी। वो भारत ने भी खुद तो वही कंट्रोल वही कर रहा है। दिस इज व्हाट इज द पॉइंट। ठीक है, तो पानी जब वहां से बहेगा तो ये अनएक्सपेक्टेड है, ज्यादा रेन हो जाएगी तो पीछे से पानी ऊपर होगा तो उसने पानी इधर आना ही आना है, और ज्यादा पानी आ गया तो ये डूब जाएंगे। उन्होंने AG ब्रांच ने, एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने, अगर उसकी फाइलें कोई खोल के देखे तो उसमें निकल आएगी किया गया ये मंसूबा उनकी तरफ से। तो जो अर्बन प्लानर्स थे, टाउन प्लानर्स थे, उन्होंने और AG ब्रांच ने उसको स्क्रैप कर दिया। मगर बाद में, अच्छा, फिर बाद में एक तनाज़ा ये भी मैंने सुना है कि वो रहा कि वो जो हबीब रफ़ीक की कोई लैंड थी उसका भी तनाज़ा हो गया कि वो DHA वालों को बिक गई थी ना। फिर उन्होंने, फिर आपको पता है उनका पैसा कौन लेके जा सकता। ठीक है, फिर वो सुना है कि पैसे भी कोई सेटलमेंट हो गई, वापस दिए पैसे और ज़मीन में, फिर वो लैंड जो है वो इधर आ गई। अच्छा, तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है। और टाउन प्लानिंग और फिर राइट ऑफ वे, सबसे अहम बात यह कि राइट ऑफ वे किधर है आपका। तो ये इसका बैकग्राउंड है, और जो ताज़ा सूरत हाल है वो आपने बता दी, और ग्राउंड की सूरत हाल आप उठाकर देख रहे हैं सोशल मीडिया, लोग जो है रो रहे हैं और कहते हैं कि जी लाहौर डूब गया। लाहौर नहीं डूबा भाई, कहते हैं घरों में पानी आ गया। ये घरों में पानी नहीं आ गया, आप पानी के घर में चले गए थे। असल बात तो ये थी, और कोई पूछने वाला नहीं है। अलीम खान साहब वेरी जिसे कहते हैं ना, बड़े हम्बल आदमी है, एज ए पर्सन नाइस आदमी है, लेकिन ये सारे काम के ऊपर उनके पास मेरे ख्याल में कोई ऐसी या आए ये मैं अब आपको ये मामला जो है शायद चंद सौ कनालों का है कि जो दरिया के बेड पे हैं वो वेकेट करें, उनको पूरा प्रॉपरली, जिस तरह एक रूडा की तरफ से रिकमेंडेशन है या जो भी टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मेरा ख्याल है उस पर फिर बाकी जनवन है। तो अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं। ख्वाजा आसिफ जो है ना, मैंने एक दफ़ा कहा भी था यहाँ पे, और मैं अभी भी कहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ जो है ना, वो सरकार में रह के होता है, जो सियासतदान अपोजिशन वाला वो सियासतदान होता है, वो उसे पता होता है कि मैंने क्या खेलना है क्या नहीं खेलना। लेकिन ख्वाजा आसिफ में सीनियर पॉलिटिशियन है वो, और उनमें ये बात है कि वो जो पब्लिक इंटरेस्ट के इशू है ना, उन पर बात करते होते हैं। इस इशू के ऊपर भी जो उन्होंने नेशनल असम्बली में खिताब किया है, दैट इज़ वेरी नाइस, कि उन्होंने ऑब्जेक्टिवली बात किया कि ये मसाइल थे, और उनकी बातों पे आपको पता PTI भी बड़े डेस्क बजाती रही। तो मेरे ख्याल में आई बिलीव कि इसके ऊपर हम आगे भी बात करते रहेंगे, और अगर आपको राब्ता नहीं अलीम खान साहब कर सके, या नहीं उन्हें पता लगा, या वो जवाब आपको नहीं, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे
कोई वो खुद जवाब देना चाहे, वी आर वेलकम, वी रिस्पेक्ट हिम एंड हिज वर्क, लेकिन इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर ही शुड कम फॉरवर्ड, आंसर आवर क्वेश्चंस, और अगर कोई जवाब देना चाहते हैं तो वी आर वेलकम। मेरे ख्याल में यही है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हैं तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।